Hello everyone, myself GDCA Assistant Professor Rahul Jaiswal. Today we are here to discuss on the concept of capital budgeting which comes under the subject of financial management. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो प्रैक्टिकली भी काम आता है जब आप किसी कॉर्पोरेट में एज अ फाइनेंस मैनेजर जॉब करोगे. ठीक है बच्चों. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग. सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो वर्ड क्या लिखा है बच्चों, कैपिटल. और कैपिटल का मीनिंग तो हमने 11th से पढ़ा है जब हमने कॉमर्स स्टार्ट किया था. तो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? सिंपल द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. यस और नो? तो अगर मैं कैपिटल का अगर डेफिनेशन या मीनिंग की बात करूं सिंपल वर्ड में तो क्या होता है ये? अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस. ये हमने कैपिटल का मीनिंग पढ़ा था. बट बजट का मीनिंग क्या होता है या बजटिंग का मीनिंग क्या होता है? सिंपल बच्चों, द अमाउंट जहां पे हम क्या करते हैं, केयरफुली इन्वेस्टमेंट करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर किसी का सपोज मान लो फैमिली में शादी हो रहा है. ठीक है. अब शादी में तो कितने ही खर्चे होते हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं. बट जो फैमिली का जो हेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ता, वो क्या करता है, उस मैरिज को लेकर बजटिंग करता है कि हमारे पास इतना ही बजट है, हम इतना ही खर्चा कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है बच्चों, सारे एक्टिविटी का वो क्या करता है, बजटिंग करता है. तो इन अ सेम वे बच्चों, जब कोई भी कंपनी के पास अच्छा खासा कैपिटल फंड होता है तो कंपनी भी क्या करता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट को लेके वो प्लान सोचता है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करे ताकि हमारे कंपनी को एक्सपांशन ज्यादा मिले. फॉर दिस पर्पस कंपनी किसको अपॉइंट करते हैं, एक फाइनेंस मैनेजर को. तो जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ोगे, एज्यूम करना कि दैट यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो कंपनी आपको पूछेगा कि बताओ मेरे फाइनेंस मैनेजर, मेरे पास इतना कैपिटल फंड है, मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ क्या. तो ये सबका आंसर आपको देना पड़ेगा बिकॉज कंपनी ने आपको इसी के लिए हायर किया एज अ पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर. और एज अ फाइनेंस मैनेजर वी आर सपोज टू गिव अ प्रॉपर सजेशन टू आवर मैनेजमेंट. क्लियर बच्चों? बट वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल बजटिंग का टेक्निक को पढ़ के. ठीक है बच्चों, एक बार इसके डेफिनेशन को या इसके मीनिंग को एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है. सो कैपिटल बजटिंग is a process of evaluating the best way to invest money in a long term project, which means कंपनी का जो भी ओनर होगा या जो मैनेजमेंट होगा वो लोग पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों, फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस. तो ऑलवेज रिमेंबर, एनी इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो. ठीक है बच्चों. सो capital budgeting is a process of evaluating the best way to invest money in a long-term project that increase the value of business, which means अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से मुझे मेरे बिजनेस को लेके बेनिफिट मिले जो लॉन्ग टर्म मुझे बेनिफिट दे. ठीक है. तो यही होता है बेसिकली बच्चों कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस. सच एज purchase of machinery या building facility और reinvesting in a new product or development. तो अगर मुझे अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. ये सारा क्वेश्चन का आंसर अपने को इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखने को मिलेगा. ठीक है बच्चों, ये तो हो गया इसका मीनिंग का पार्ट और इसका इंट्रोडक्शन. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक वर्ड था, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग. अब हम समझ गए कि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, बट इवेल्युएट कैसे करेंगे, क्या मेथड अप्लाई करेंगे. सो बेसिकली बच्चों, वाइल सॉल्विंग द कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन, ठीक है, या जब प्रैक्टिकली जब आपके पास ऐसा कुछ केस आएगा जहां पे आपके कंपनी के ओनर आपको बोलेंगे मुझे बताओ हम कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे, तो देयर आर टू मेथड. एक आपका आता है ट्रेडिशनल मेथड, एक आपका आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो.
ठीक है। तो यार बच्चों आपका 2 मार्क का एमसीक्यू भी रेडी हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कि अंडर कैपिटल बजट हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? तो आंसर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या होगा? ट्रेडिशनल, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। और सेकेंड मेथड क्या है बच्चों? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसको हम क्या कहते हैं? कौन नाम से? टाइम एडजस्ट टेक्निक। तो ऑलवेज रिमेंबर while solving the capital budgeting का क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों? ट्रेडिशनल, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सेकेंड मेथड का नाम क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम एडजस्ट टेक्निक। क्लियर बच्चों? अब हम क्या पढ़ेंगे कि अंडर ट्रेडिशनल मेथड कितने कितने उसके सब मेथड हैं। सो फर्स्ट वन, पे बैक पीरियड। सेकेंड, पे बैक रेसिप्रोकल। थर्ड, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। एंड फोर्थ, एवरेज और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम क्या कहते हैं? ARR। क्लियर बच्चों? तो अगेन यहाँ पे आपका 1 मार्क का एमसीक्यू रेडी हो गया कि अंडर ट्रेडिशनल मेथड हाउ मेनी सब मेथड्स आर देयर? तो आंसर विल बी 4। फर्स्ट, पे बैक पीरियड। सेकेंड, पे बैक रेसिप्रोकल। थर्ड, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। एंड फोर्थ, एवरेज और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज ARR। क्लियर एवरीवन? सेकेंड में नाम क्या है बच्चों इसका? सेकेंड मेथड का डिस्काउंटेड कैश फ्लो और टाइम एडजस्ट टेक्निक। अंडर दिस मेथड कितने सब मेथड है? 7। फर्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेकेंड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। थर्ड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फोर्थ, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। फिफ्थ, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिक्स, मॉडिफाइड IRR। सर ये IRR का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल है बच्चों, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये किसका फुल फॉर्म है? IRR का। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों याद रखना, जब भी IRR आएगा क्वेश्चन में या जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड लास्ट, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये किसके अंदर आते हैं बच्चों? सेकेंड मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों? अब बोलोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं? ठीक है, तो क्या अपने को सारे मेथड के आते एग्जाम में? नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कोई भी 2 या 3 मेथड आएगा, डिपेंड्स आप कौन से एग्जाम दे रहे हो। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों? कैपिटल बजटिंग। ये तुम्हारे टीवैप बैफ में एप्लीकेबल है, CA इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल है, CMA इंटरमीडिएट में भी एप्लीकेबल है और बाकी जगह कोर्स में भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो जब भी कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो ऑलवेज रिमेंबर कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है? क्या होता है बच्चों? कि वो इन्वेस्टमेंट जो हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए करते हैं, जिसमें रिस्क कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। जहां पे ऐसा फाइनेंस मैनेजर अपने को डिसाइड करना होता है वो टूल्स कि हम कौन सा टूल्स अप्लाई करें ताकि अपने को कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर बेनिफिट मिले, कि कंपनी पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट करे, क्या प्रोजेक्ट A में करे, क्या प्रोजेक्ट B में करे, क्या प्रोजेक्ट C में करे। तो ये सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों? विद द हेल्प ऑफ टूल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? मेथड भी कहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग में कितने मेथड है? 2 मेथड। फर्स्ट आपका आता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। सेकंड क्या है बच्चों मेथड? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम एडजस्टेड टेक्निक। और जो मेरा फर्स्ट जो मेथड है उसमें क्या क्या आता है? पे बैक आता है, पे बैक रेसिप्रोकल आता है, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आता है और लास्ट में एवरेज और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। और जो हमारा जो सेकेंड मेथड है उसका नाम क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम एडजस्टेड टेक्निक, जिसके अंदर क्या कितने सारे मेथड आते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देखो आ गया ये वर्ड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, मॉडिफाइड एनपीवी, मॉडिफाई IRR और लास्ट में आपका आता है एडजस्ट प्रेजेंट वैल्यू।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में बच्चों, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पे आप इतना भी सारा कॉन्सेप्ट अगर लिखा, ये सारा पार्ट, तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 5। क्लियर एवरीवन। तो ये क्या था हमारा बच्चों, कैपिटल बजटिंग। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पे आपको आइडिया आएगा कि कैसे टूल्स को अप्लाई करना है, कैसे अपने को किसी कंपनी को सजेशन देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे लिखा है मैंने टाइप 1, जहां पे बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन क्या लिखा है, प्राचीस लिमिटेड is considering two mutually exclusive projects. Both are require cash outlay of rupees 10,000 each of machinery, और जिसका लाइफ कितना है बच्चों, 5 years। विच मीन्स यहाँ पे बच्चों एक कंपनी, उसका नाम क्या है, प्राचीस लिमिटेड, उसके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, उसका नाम क्या है, ए और बी। क्लियर बच्चों। और दोनों प्रोजेक्ट को कैश आउटले कितना लग रहा है, 10,000। तो जब भी बच्चों वर्ड क्या आएगा, कैश आउटले, क्या आएगा, कैश आउटले, इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, कैश आउटफ्लो, कि हमने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो जितना भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कैश आउटले बोलो या कैश आउटफ्लो बोलो। क्लियर बच्चों। अब बोलो कि सर यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पे बैक। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड बच्चों, पे बैक पीरियड मेथड, जिसमें हम जानेंगे कि अगर ये टूल्स अप्लाई किया तो क्या होगा। अब बोलोगे सर ये पे बैक क्या होता है मेथड, तो विच मीन्स बच्चों कि जो मैंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए किसी पर्टिकुलर मशीनरी में या प्रोजेक्ट में, वो पैसा मुझे कितने ईयर्स में रिकवर होगा। अगर मैंने रुपीज 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो वो जो 10,000 है वो कितने ईयर्स में मुझे रिकवर होगा। तो इसके जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पे बैक पीरियड मेथड। विच मीन्स जब हम पे बैक का यूज करेंगे अपने को क्या आंसर आएगा, ईयर्स में। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम पे बैक का मेथड यूज करेंगे इसका आंसर कैसे आएगा बच्चों, हमेशा ईयर्स में। मतलब जो मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा कितने ईयर्स में मुझे रिकवर मिलेगा। तो ये अपने को यही फाइंड करना है कि यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट है ए और बी, तो मुझे चेक करना है कौन से प्रोजेक्ट में मुझे पैसा जल्दी आ रहा है। क्लियर बच्चों। और जिसका कैश आउटफ्लो कितना है, कॉमन है 10,000। क्लियर बच्चों। सर ये तो हमको समझ में आया कि पेबैक क्या होता है, कि जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने ईयर्स में मुझे रिकवर होगा, और इसका आंसर कैसे आएगा, ईयर्स में आएगा। बट इसका कुछ फॉर्मूला है क्या, तो बेसिकली बच्चों इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं, बट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलो बता देता हूं। बट हमको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। आपको सॉल्व कैसे करना है, ये रहा उसका फॉर्मेट। आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों ईयर्स, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ये मेरा प्रोजेक्ट ए है, ठीक है। पहले मैं प्रोजेक्ट ए सॉल्व करूंगा, फिर मैं बी सॉल्व करूंगा, फिर अपन क्या करेंगे, सजेशन देंगे कि कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है उसके रिकवर ईयर्स को लेके, ठीक है। तो जब भी 2 प्रोजेक्ट बच्चों आएगा तो आपको यहाँ पे अलग से सजेशन भी देना पड़ेगा कंपनी के ओनर को। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट ए। तो प्रोजेक्ट ए में बच्चों मेरा ईयर्स क्या क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स में देखो 2020 21 22 23 24 है, और यहाँ पे मेरा लाइफ कितना है 5, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है कैश इनफ्लो, विच मीन्स फॉर द प्रोजेक्ट ए मुझे ईयर वाइज कितने पैसे मिले हैं। तो प्रोजेक्ट ए में बच्चों मुझे ईयर 1 में कितने पैसे आए, 4,000। ईयर 2 में कितने आए, अगेन 4,000। ईयर 3 में कितने पैसे मिले, अगेन 4,000। ईयर 4 में कितने पैसे आए, अगेन 4,000। और ईयर 5 में कितने पैसे आए,
4000। तो ये बच्चों मेरा क्या है, कैश इनफ्लो। सर ये कैश इनफ्लो क्या होता है, विच मीन्स बच्चों कि जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो ईयर वाइज मुझे कैसे आ रहा है, पैसे तो आ रहे हैं ना, तो जो पैसा आया उसे हम क्या कहते हैं, कैश इनफ्लो। और जो पैसा गया जैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसे हम क्या कहते हैं, कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट ए के केस में ईयर वाइज मुझे पैसे मिले, ईयर वन में कितना आया 4000 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या करना है बच्चों, पे बैक का टूल्स अप्लाई करना है। तो जब भी पे बैक पीरियड मेथड अप्लाई करोगे, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी पे बैक पीरियड का मेथड अप्लाई करोगे आपको क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, ईयर्स और उसके कैश इनफ्लो। अब तुमको क्या करना है पता है क्या, यहाँ पे लिखना है तुमको CF। बच्चों क्या लिखना है यहाँ पे बच्चों, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें करना क्या है, ये जो मेरा फर्स्ट जो अमाउंट है मेरे को इसको एग्जैक्टली सेम लिखना है 4000। अब क्या करेंगे सर, 4000 और ये 4000 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 8000। और ये कॉन्सेप्ट हमने अपने स्कूल के टाइम पे मैथ्स में किया है, हाँ कि ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, अगेन 8000 और ये 4000 कितना हो जाएगा 12000। अगेन ये 12000 और ये 4000 कितना हो जाएगा 16000। अगेन ये 16000 और ये 4000 कितना हो जाएगा 20000। क्लियर बच्चों, ये वाला स्टेप। अब क्या करना है, अब बच्चों अपने को चेक करना है कि अपना ये जो 10000 का जो कैश आउटफ्लो है, ठीक है, जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है 10000, वो कौन से ईयर में रिकवर हो रहा है। मतलब अब उसके लिए क्या चेक करेंगे, CF को चेक करने का कि कौन से ईयर में मेरा जो 10000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से ईयर में रिकवर हुआ है। तो देखो चेक करते हैं, क्या पहले ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ क्या 10000, नहीं है बिकॉज ये 4000 है। क्या सेकेंड ईयर में क्या मेरा पैसा रिकवर हुआ, बिकॉज ये तो 8000 है, यहाँ पे भी नहीं हुआ। थर्ड ईयर में देखो कितना पैसा आया 12000। थर्ड ईयर में मेरे को कितना पैसा आया 12000, मतलब जो मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है 10000 वो थर्ड ईयर में रिकवर हो गया। ठीक है, अब इतना फोकस करना, जब भी जिस ईयर में पैसा रिकवर होगा, जिस ईयर में पैसा रिकवर होगा उस ईयर को पूरा तुमको क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। क्यों, बताता हूं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेबैक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पेबैक का फॉर्मूला। तो इसका हम फॉर्मूला एक बार ड्राफ्ट करते हैं। तो पेबैक पीरियड मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, प्रीवियस ईयर प्लस कैश आउटले माइनस प्रीवियस ईयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड कैश इनफ्लो ऑफ रिकवर ईयर। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बच्चों फॉर्मूला है नहीं, बट मैंने यहाँ पे इसको ड्राफ्ट किया है। अलग अलग ऑथर के अपने अपने फंडे होते हैं, ये मेरा फंडा है, सिंपल तरीका। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है देखो, देखो अगेन जब हमने CF का कैलकुलेशन किया, ठीक है, बिकॉज प्रोजेक्ट ए में मेरा कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है 10000, तो मुझे चेक करना था क्या मुझे फर्स्ट ईयर में क्या पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ 10000, नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो 4000 है। क्या मेरा जो 10000 का पैसा क्या सेकेंड ईयर में रिकवर हुआ, नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो 8000 है। हाँ, बट थर्ड ईयर में कितना अमाउंट मिला, मुझे मिला 12000, मतलब जो मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो मुझे थर्ड ईयर में रिकवर हो गया। अब करना क्या है देखो, जिस ईयर में पैसा रिकवर होगा, ठीक है, जिस ईयर में जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ, मेरा पैसा कौन से ईयर में बच्चों हुआ रिकवर, थर्ड ईयर, तो इसका हम क्या लेंगे, प्रीवियस ईयर। तो अगर मेरा पैसा थर्ड ईयर में रिकवर हुआ है तो हम क्या लेंगे, उसका प्रीवियस ईयर। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 2, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा बच्चों 2, प्लस प्लस मेरा कैश आउटफ्लो कितना था प्रोजेक्ट ए को लेके 10000 माइनस
माइनस। याद तक बच्चों क्लियर। अब मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला में, प्रीवियस ईयर का सीएफ। तो जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ, जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ, उसका मेरे को प्रीवियस क्या लेना है, सीएफ लेना है। उसका मेरे को प्रीवियस सीएफ लेना है। तो जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ उसका सीएफ क्या था, 12,000 था, बट मेरे को 12 डालना है क्या, नहीं, मेरे को क्या लेना है उसका प्रीवियस, मतलब 8,000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8,000। यहाँ पे लिखेंगे 8,000 डिवाइड कैश इनफ्लो ऑफ रिकवर ईयर, मतलब जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ उस ईयर का मेरे को क्या लिखना है, कैश इनफ्लो लेना है, दैट इज 4,000। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे सर, तो 2 प्लस 10,000 माइनस 8,000 कितना होगा, 2,000 डिवाइड बाय 4,000, तो ये कितना होगा, 2 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2,000 डिवाइड बाय 4,000 कितना आएगा, 0.5। तो बच्चों हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे, तो कितना होगा 2.5, और लास्ट में लिखना है अपने को ईयर्स, ऐसा। क्लियर बच्चों। तो ये क्या था हमारा पे बैक पीरियड मेथड का टूल्स। ठीक है, तो ये हमने कैसे फाइंड किया, क्या चेक करना है, पहले चेक करो कि कंपनी का कैश आउटफ्लो कितना है। ठीक है, और ये कौन सा हमने यूज करा मेथड, पे बैक का। पे बैक में क्या करना है, ईयर लिखना है पहला, फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कैश इनफ्लो लिखना है, फिर उसके बगल में क्या लिखना है अपने को, सीएफ लिखना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है, अपने को ऐड ऑन करना है। जब हम ऐड ऑन करेंगे फिर चेक करना है सीएफ में कि जो मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो कौन से ईयर में रिकवर हुआ है। तो जिस ईयर में पैसा रिकवर होगा उस ईयर को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेबैक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने क्रिएट किया है। और याद रखना पेबैक का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट किसी भी ऑथर ने अलग अलग तरीकों से अपना दिया है, ये मेरा फॉर्मूला जो मुझे समझ में आता है। ठीक है बच्चों, ओ तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना मेरा, प्रीवियस ईयर प्लस कैश आउटले माइनस प्रीवियस ईयर का कैश क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल डिवाइड बाय कैश इनफ्लो ऑफ रिकवर ईयर। तो जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ मुझे उसका प्रीवियस ईयर लेना है, तो क्या है मेरा प्रीवियस ईयर 2 प्लस प्लस कैश मेरा आउटलेट कितना था क्वेश्चन में 10,000 माइनस माइनस जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ उसका मेरे को सीएफ ऊपर का लेना है, तो कितना है यहाँ पे 8,000 डिवाइड बाय जिस ईयर में पैसा रिकवर हुआ उस ईयर का मेरे को क्या लेना है, कैश इनफ्लो, तो कितना है 4,000। अब क्या करेंगे, सिंपल, मेरे को 2 एज इट इज सेम रखना है, प्लस क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाय 4,000 कितना आया 0.5। हम क्या करेंगे 2 प्लस 0.5, तो आंसर क्या हो गया अपना बच्चों 2.5 ईयर्स। और पेबैक का आंसर हमेशा ईयर्स में ही आता है। क्लियर एवरीवन। ये हमने क्या फाइंड किया बच्चों, प्रोजेक्ट ए का, विच मीन्स जब अगर मैं प्रोजेक्ट ए पर अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो जो मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 का वो कितने ईयर्स में रिकवर हो रहा है 2.5 ईयर्स में। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे प्रोजेक्ट बी का। ठीक है बच्चों, सो अगेन ये मैं साइड में लिखता हूं। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रोजेक्ट बी का, उसका भी सेम कंटेंट है। हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 और 5। प्रोजेक्ट बी का मेरा कैश इनफ्लो बच्चों कितना है, ईयर 1 में 5,000, ईयर 2 में 5,500, ईयर 3 में 4,500, ईयर 4 में 6,500 और ईयर 5 में 5,000। ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बगल में लिखेंगे सीएफ। अब क्या करेंगे, ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है इसको मैं एज इट इज सेम लिखूंगा 5,000। अब क्या करेंगे 5,000 प्लस 5,500, तो बच्चों कितना आएगा 5,500 प्लस 5,000, ये मुझे आया 10,500 प्लस 4,500 कितना आया 15,000 प्लस 6,500 कितना आया 21,500 प्लस 5,000 कितना हुआ
26,500। ये हमने CF निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अगेन प्रोजेक्ट बी का भी मेरा कैश आउटफ्लो बच्चों कितना था, 10,000 था। चेक करेंगे कि CF में मेरा जो 10,000 का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कौन से ईयर में रिकवर हुआ। चलो चेक करते हैं। सो मुझे फर्स्ट ईयर में बच्चों कितने पैसे मिले, 5,000, तो रिकवर तो हुआ नहीं। सेकेंड ईयर में मुझे कितने पैसे मिले, 10,500, मतलब जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो सेकेंड ईयर में हो गया रिकवर। पर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डेट फाइंड करेंगे, ईयर्स फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं प्रोजेक्ट बी का, तो ये रहा प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर में मुझे पैसा रिकवर हुआ उसका हम क्या लेंगे, प्रीवियस ईयर, दैट इज 2 का प्रीवियस क्या है मेरा 1, प्लस मेरा आउटफ्लो कितना है बच्चों 10,000, माइनस जिस ईयर में पैसा रिकवर हुआ, जिस ईयर में पैसा रिकवर हुआ उसका प्रीवियस CF कितना है, मेरा प्रीवियस CF 5,000, मेरा प्रीवियस CF है 5,000, डिवाइड जिस ईयर में पैसा रिकवर हुआ उसका मेरे को क्या लेना है, कैश इनफ्लो, दैट इज 5,500, उसे मुझे यहाँ पे लिखना है, डिवाइड के यहाँ पे 5,500। अब क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन करेंगे, 1 प्लस, तो 10,000 माइनस 5,000 कितना आएगा बच्चों, 5,000 डिवाइड बाय 5,500, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस, तो 5,000 डिवाइड बाय 5,500 कितना है बच्चों, 0.9, ऑलमोस्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट पकड़ना या 1 डिजिट। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 0.9 कितना आया बच्चों, 1 प्लस 0.9, तो 1 प्लस 0.9 कितना आएगा, 1.09 ईयर्स। तो बच्चों देखो, प्रोजेक्ट बी में मुझे कितने टाइम लगे मेरे पैसे रिकवर होने में, 1 ईयर 9 मंथ ऑलमोस्ट, और प्रोजेक्ट 2 में 2 ईयर्स 5 मंथ ऑलमोस्ट। तो बताओ कौन सा प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे जिस प्रोजेक्ट में ईयर्स मेरा कम है। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ए में कितना आया 2.5 और प्रोजेक्ट बी में 1.09, तो यहाँ हम क्या सिलेक्ट करेंगे एज अ फाइनेंस मैनेजर, प्रोजेक्ट बी, बिकॉज प्रोजेक्ट बी में मुझे जो पैसा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑन द स्पॉट रिकवर हो रहा है एज कंपेयर टू मेरा प्रोजेक्ट ए। ये था अपना पे बैक पीरियड मेथड का टूल्स, जहां पे ऐसा फाइनेंस मैनेजर अपने को यही कैलकुलेशन करना है और अपने मैनेजमेंट को बताना है कि अगर आप पे बैक हम यूज करेंगे मेथड या टूल्स और आप प्रोजेक्ट वाइज अगर सिलेक्शन करना है तो हम ये टूल्स को अप्लाई करके सिलेक्शन कर सकते हैं। जहां पे पे बैक में अपने को क्या चेक करना है कि जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो कौन से कितने ईयर्स में रिकवर हो रहा है। तो जिस प्रोजेक्ट में विद द हेल्प ऑफ दिस टूल पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है वो प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे बच्चों, सिलेक्ट करेंगे। क्लियर बच्चों।